नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म करोड़ों द विजन से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसमें आज स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा। आज के जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे वो स्पेशल टॉपिक से रहेंगे, दैट इज आरबीआई और इसका मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई और इसका मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो, जो पेपर हुआ है ना आरआरबी एनटीपीसी का भी, तो उसमें भी आरबीआई से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से भी पूछे गए हैं, पॉलिटी से भी पूछे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, कौन से नंबर का अमेंडमेंट था, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसकी क्लास में मैंने अलग से डिस्कस किया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं कि जो पेपर आया है उसका एनालिसिस हमने स्टूडेंट से बात करके पता लगाया कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं जीएस जीके के अंदर। तो वो मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो देखो, वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे काम करती है, वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे काम करती है, पर इन ऑप्शन में से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखो, करेंसी इशू करना, नोट इशू करना, बनाना, प्रिंट करना, ये तो आरबीआई का काम है। ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट करना ये आरबीआई का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है। मैनेजिंग द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को मैनेज करना ये आरबीआई का काम नहीं है, यहाँ अलग बॉडी होती है एक सेबी, वो करती है। फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने का काम, तो यहाँ पे देखो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये होता है इसके लिए अलग से। तो हमें आंसर क्या मिला, आरबीआई क्या करती है, मुद्रा जारी करने का काम आरबीआई करती है। तो यहां मैं अगर बात करूं आरबीआई की, तो आरबीआई कौन से काम करती है, जैसे कि मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना। अब ये कौन से नोट जारी करती है ये समझना जरूरी है। तो जो 2 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट प्लस अदर, 2 रुपए का नोट प्लस अदर, अदर मतलब दो से बड़े नोट, 5, 10, 20, 50 ऐसे बड़े, दो से ज्यादा के नोट और 2 का नोट, ये आरबीआई जारी करती है। और इन्हीं नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं, साइन, वो होते हैं आरबीआई गवर्नर के। किसके, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। और वहीं जब बात आती है 1 रुपए के नोट की, 1 रुपए का जो नोट है और प्लस जितने भी सिक्के चलते हैं मार्केट में, ये सब इशू करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। समझ गए। तो ये याद रखना है आपको। फिलहाल हमें आंसर मिल गया यहाँ पे, इशू करेंसी नोट्स, इशू करेंसी नोट्स। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई के फंक्शन अगर एक बार हमने पढ़ लिए तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो एक बार देखो आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई के कार्य क्या है सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। ये सब पीछे के सालों में पूछे गए प्रश्न है, इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। जितने भी प्रश्न आज आप देख रहे हैं क्लास में, आज वाली क्लास में और कल की क्लास में भी, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब पीवाईक्यू हैं, यानी कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कार्य क्या है, पहला, आरबीआई जो है बैंकों का भी बैंक होता है, आरबीआई बैंकों का भी बैंक है। ठीक है भाई, आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है। तो जितने भी भारत में बैंक काम करते हैं, चाहे वो बैंक सरकारी बैंक हो, चाहे वो बैंक सरकारी बैंक हो जिसे पब्लिक बैंक कहते हैं, या फिर निजी बैंक हो यानी कि प्राइवेट बैंक, निजी बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक, या फिर विदेशी बैंक जो भारत में कार्यरत हैं, विदेशी बैंक। इन सभी बैंकों के ऊपर अगर कोई बैंक है भारत का, तो वो है भारत का सेंट्रल बैंक। कौन है, भारत का सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब है आरबीआई। ठीक। तो आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है। और दूसरा काम है, ये जो आरबीआई है,
ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि किसी इनमें से किसी भी बैंक को अगर कहीं भी इमरजेंसी में कर्ज नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो आरबीआई अंतिम सहारा है इन सभी बैंकों के लिए, अंतिम सहारा। तो ये भी एक फंक्शन है। तीसरा, आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व की कस्टडी रखता है अपने पास। ठीक है। चौथा, आरबीआई नोट जारी करता है, ये हमने देख लिया, नोट जारी करता है। पांचवा, आरबीआई मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट, मनी मार्केट, इसको रेगुलेट करता है। ठीक है। अब देखो क्या है पूछा है इसमें, कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम सहारा, ये तो कार्य है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक होता है, सरकार के लिए बैंक का काम करता है। ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट में कम और ज्यादा बदलाव करके महंगाई को नियंत्रित करने का काम ये करता है, महंगाई को नियंत्रित करने का काम ये करता है। तो चौथा, सेटिंग इनकम टैक्स रेट, क्या भारत में कितना इनकम टैक्स लगना है, कितने पर छूट दी जाएगी, जो है रिलैक्सेशन कितने पे मिलेगा, एग्जम्पशन में क्या है, क्या ये टैक्स से रिलेटेड डिसीजन लेता है आरबीआई? नहीं लेता, टैक्स से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेता, टैक्स से रिलेटेड डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो हमसे यही पूछा था कौन सा काम नहीं है आरबीआई का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मैं क्लियर कर देता हूं, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे, व्हाट डज सीआरआर स्टैंड्स फॉर इन बैंकिंग। तो देखो भाई, हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है, तरीके। अब उसी में आते हैं ये बैंक रेट, उसी में आता है बैंक रेट आता है। ठीक है। और सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, रेपो रेट आता है, रेपो का पूरा नाम होता है रीपर्चेज ऑप्शन, रेपो रेट आता है। और रिवर्स रेपो यानी कि रेपो का अपोजिट, रिवर्स रेपो भी आता है। ठीक। तो यहां देखो, सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर का मतलब क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो, रिवर्स रेपो आपको पता ही है, एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो ये सीआरआर क्या है, बैंक का जो कुल डिपॉजिट आता है एक दिन में, बैंक का जो डिपॉजिट होता है डेली का, बैंक डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अमाउंट हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करती है कैश में, कैश में। तो अभी जो सीआरआर चल रहा है वो है 4%। तो अगर मान लो किसी बैंक के पास पीएनबी, एक्सिस या कोई भी, इनके पास डेली का डिपॉजिट 100 रुपए आया, तो उसमें से 4% यानी कि 4 रुपए वो आरबीआई के पास सिक्योरिटी के तौर पर जमा करके रखना पड़ेगा, और आरबीआई उस पर ब्याज भी नहीं देगा, आरबीआई उस पर ब्याज भी नहीं देगा। What happens when RBI increases CRR? अगर RBI CRR बढ़ा दे तो क्या होगा, जैसे अभी 4% था, अब इसको बढ़ाकर मान लो 5% कर दिया जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो, जब 4% था तो मान लो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, जब 4% सीआरआर था तो पीएनबी को 100 रुपए डिपॉजिट आया, तो 4 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़े, खुद के पास कितने बचे, 96। अब इन 96 को लोन में बांट सकती है वो मार्केट में, और पैसा कमा सकती है ब्याज। जब ये 4 से 5% कर दिया तो अब 5% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, 5 रुपए, और इसके पास कितना बचा, 95 रुपए। तो अब ये 95 रुपए को लोन में बांट सकती है। तो पहले ज्यादा लोन बांट पा रही थी, अब कम बांट पा रही है। तो कम बांट पा रही है लोन, इसका मतलब है बाजार में पैसा कम जाएगा, तो मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाएगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है, पैसा है, वो कम हो जाएगा। तो यहां देख लो, बैंक्स हैव मोर फंड्स टू लेंड,
क्या बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा कर्ज बांटने के लिए, लोन बांटने के लिए? गलत बात। कम ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। बैंक्स हैव लेस फंड्स टू लैंड, ये हो जाएगा। बैंकों के पास, पीएनबी के पास तब 96 था, अब बढ़ा दिया तो 95 बचा। तो कम बचा या ज्यादा? अब कम बचा, तो वही हो जाएगा। बैंक्स हैव लेस फंड्स टू लैंड, बैंक जो है उनके पास कम पैसा बचेगा लोगों को देने के लिए। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या है? तो भैया देखो, रेपो रेट क्या है? यह वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, कोई भी कमर्शियल बैंक आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, प्राइवेट या सरकारी जो भी है, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, लोन देता है। पर ध्यान रखना, ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब इस शॉर्ट टर्म की लोन पर ब्याज तो लेगा ना आरबीआई, ब्याज लेगा, फ्री में तो नहीं देगा। और शॉर्ट टर्म कितना? अधिकतम 90 दिन का, अधिकतम अधिकतम 90 दिन के लिए होता है। ठीक है, तो ब्याज जो देगा, ये ब्याज ही कहलाएगी रेपो रेट, ये ब्याज ही कहलाएगी रेपो रेट। अभी 6% चल रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 तारीख तक जो मीटिंग होगी उसमें हो सकता है इसे 5.75% कर दिया जाए, 25 पैसे और कम कर दिया जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक, यह वो ब्याज दर होती है जिस ब्याज दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन प्रदान करती है कम समय अवधि के लिए। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो ये क्या करेगी? आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को कम करना चाहती है देश में तो क्या करेगी? तो देखो भाई, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि देश में पैसा ज्यादा है, और अब अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें लोगों के पास जो पैसा जा रहा है बैंक की तरफ से लोन के फॉर्म में, उसे रोकना होगा। तभी तो लोगों के पास कमी आएगी पैसे की, तभी वो डिमांड कम करेंगे बाहर जाके अलग अलग चीजों की, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें उनके पास पैसा जो जा रहा है उसे रोकना होगा कैसे भी। तो अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को कम करेगी? नहीं जी, कम करने पर तो ज्यादा कर्ज लेने आएंगे, रेपो रेट को बढ़ा देगी। अब जैसे अभी रेपो रेट 6% है, इसे बढ़ा के 7% कर दिया, 7% कर दिया, तो क्या होगा? आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा, किसको? कमर्शियल बैंकों को, और फिर कमर्शियल बैंकों से कस्टमर को लोन महंगा मिलेगा। तो हम ऑटोमेटिक ही नहीं जाएंगे, क्योंकि महंगा हो गया है लोन, तो हम जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है भाई, चलो आगे। एसएलआर का मतलब क्या है? तो वो छोटा सा प्रश्न है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। क्या होता है ये? तो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा, वो सॉरी लास्ट क्वेश्चन में देखा सीआरआर। सीआरआर ये वो अमाउंट होता है बैंक के टोटल डिपॉजिट का जिसे हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है, और वो भी कैश में। ठीक, वहीं एसएलआर क्या होता है? ये भी बैंक के टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट अमाउंट होता है। ये सीआरआर 4% है अभी, ये 18% है। एसएलआर भी बैंक के टोटल डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट का वह हिस्सा होता है जिसे हर कमर्शियल बैंक लोन में नहीं बांटेगी, अपने पास ही रिजर्व रखेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो एसएलआर वाला पैसा जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स वो खुद अपने पास रखती हैं, खुद अपने पास रखती हैं। और ये जो एसएलआर वाला पैसा है ये कैश में भी रख सकती हैं, वो गोल्ड में भी रख सकती हैं, और जैसे बॉन्ड होता है ना सिक्योरिटी, उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आगे देखें, विच मॉनेटरी पॉलिसी टूल इन्वॉल्व आरबीआई बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? निम्नलिखित में से वो कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो इन्वॉल्व रहता है इस काम में कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदा जाए और बेचा जाए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो एग्जांपल याद रखें, जैसे कि बॉन्ड। अब मैं बता देता हूं बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली। देखो,
जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट, इसको ना पैसे की आवश्यकता तो होती है, पैसे की जरूरत तो होती है सरकार को, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं लोगों के लिए। तो जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो इसके पास वैसे तो बहुत सारे साधन हैं जिनसे पैसा ला सकता है, कर्ज भी ला सकता है, लेकिन उन्हीं में से एक साधन है कि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू कर दे मार्केट में। बॉन्ड बॉन्ड इशू कर दे, फिर बॉन्ड इशू करेगी सरकार, इस बॉन्ड को जनता खरीद लेगी, बैंक खरीद लेंगे, बदले में पैसा दे देंगे। तो बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली, ये एक कागज का टुकड़ा होता है। ऐसे मान लो 1,000 रुपए का ये एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को जो खरीदेगा उसे 7% का ब्याज मिलेगा, ऐसा लिखा है इस पे। और यहां लिखा है मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि 10 साल से पहले इस बॉन्ड को कोई वापस नहीं कर सकता जो खरीदेगा इसे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मैं हूं, मेरा नाम है प्रेम, और मैंने सरकार का ये 1,000 का बॉन्ड खरीदा। इसका मतलब मैंने सरकार को 1,000 रुपए दे दिए और बदले में ये बॉन्ड मेरे पास आ गया। अब इस बॉन्ड को मैं सुरक्षित रख दूंगा घर पे, क्योंकि 10 साल तक वापस नहीं कर सकता, लेकिन ब्याज हर साल आएगा 7% का। ठीक है, तो 7% का ब्याज मिलेगा आराम से, और 10 साल पूरे होते ही इसे मैं वापस कर दूंगा, तो 1,000 रुपए जो एक्चुअल है मेरे, वो भी मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, सिक्योर रहते हैं ये, इसलिए भरोसा करते हैं लोग। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे कैसे खरीदें, तो भैया देखो आरबीआई का एक साइट है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, ये एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करें, यहां से आप परचेस कर सकते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो क्या करेगी आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड और उसको खरीदने के लिए, तो इसमें रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन करती है, वो रिवर्स रेपो ऑपरेशन करती है। इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, खरीदना और बेचना। बैंक रेट है क्या, तो भैया देखो जब हमने रेपो रेट पढ़ा तो रेपो रेट में हमने क्या पढ़ा कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को, मान लो पंजाब नेशनल बैंक को लोन देती है, लोन देती है, और बदले में पंजाब नेशनल बैंक ब्याज देगी देगी लेकिन रेपो रेट में ये लोन कैसा था, शॉर्ट टर्म था, अधिकतम 90 दिनों के लिए। बैंक रेट पर जब ये लोन मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो बैंक रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो बैंक रेट हो गया ये। तो यहां देखो आरबीआई रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, लंबी समय अवधि के लिए आरबीआई जब किसी भी कमर्शियल बैंक को कर्ज देती है तो उसे हम कहते हैं बैंक रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कमर्शियल बैंक का नहीं है। कमर्शियल बैंक समझ रहे हो, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये। तो देखो भाई कमर्शियल बैंक का कौन सा काम नहीं है, तो पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ये, तो भैया हम जमा कराने जाते हैं, करती है जमा। लोन देती है, देती है जी। करेंसी नोट इशू करती है क्या, नहीं जी, कमर्शियल बैंक का काम नहीं है करेंसी इशू करना, मुद्रा जारी करना। ये करेंसी इशू करने का काम तो आरबीआई करती है, हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये पूछा है कौन सा काम नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो मनी सप्लाई, बाजार में पैसा कितना भेजना है, कब कम करना है, ये इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करके आरबीआई मैनेज करती है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। तो पॉलिसी कंट्रोलिंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना ही मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है। अब यहां देख लो कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक होता है एमपीसी, एमपीसी का पूरा नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या नाम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें होते हैं टोटल 6 सदस्य, टोटल 6 सदस्य होते हैं। इन 6 में से 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यही बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। इसकी मीटिंग हर 3 महीने में होती है, हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है, तब ये डिसाइड करती है कि बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, इनमें बदलाव करना है या नहीं करना। ठीक है भाई।
आगे, When RBI lowers the repo rate, it usually result in, जब RBI रेपो रेट को कम कर दे, मान लो रेपो रेट अभी है 6% और RBI कर दे इसको 5.75%, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो भाई, आरबीआई अगर रेपो रेट को कम कर देती है, इसका मतलब है कि अब आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेना सस्ता हो गया, चीपर। तो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक लोन लेकर आएंगे आरबीआई से। अब उस लोन को जो आरबीआई से ला रहे हैं ये कमर्शियल बैंक, उसे अपने पास रखकर तो बैठेंगे नहीं, उन्हें भी पैसा कमाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्याज तो देना है ना आरबीआई को, और खुद प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये कमर्शियल बैंक उसी पैसे को हम लोगों को दे देंगे लोन में, हमसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, आरबीआई को कम देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो बाजार में पैसा बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज्ड बोरोइंग बाय बैंक। बैंक यानी कि जैसे कि पीएनबी, पीएनबी के द्वारा उधार लेना बढ़ जाएगा, पीएनबी ज्यादा से ज्यादा उधार लेगी, या कोई भी कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा उधार लेगी, सस्ता हो गया लोन। तो व्हाट इज मीन्ड बाय इन्फ्लेशन टारगेटिंग? इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है? तो भैया, मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण का मतलब होता है एक टारगेट सेट कर लें कि इस टारगेट में ही हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, वही होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन विद इन अ सेट टारगेट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्वांटिटेटिव टूल कौन सा है? तो देखो, क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें क्वांटिटी कम ज्यादा करके कंट्रोल किया जाता है, तो सीआरआर। अब इसमें जैसे ये 4% है, आगे 5% कर दें, या कम कर दें, 3.35 कर दें, तो कम ज्यादा करके क्वांटिटी को कम कंट्रोल किया जा रहा है ना मार्केट को, तो ये जो है क्वांटिटेटिव टूल है। बाकी सब मोरल सुएशन, पब्लिसिटी कैंपेन, डायरेक्टिव्स टू बैंक, ये क्वांटिटेटिव है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स हैं ये, नॉट क्वालिटेटिव, सॉरी, हाँ ठीक है, ये क्या है? क्वालिटेटिव हो गया, और बाकी तीनों क्वालिटेटिव, गुणात्मक। विच वन इज क्वालिटेटिव टूल? ये अब क्वालिटेटिव पूछा है, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता पर आधारित, नॉट क्वांटिटी, संख्या पर नहीं। तो देखो क्वालिटेटिव टूल क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो क्वांटिटी पर आधारित है, सीआरआर भी क्वांटिटी पर आधारित, बैंक रेट भी कम ज्यादा किया जाता है, क्वांटिटी पर आधारित। क्रेडिट राशनिंग, यानी कि इसमें तय करना कि पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे लोन देने की, और सेकंड प्रायोरिटी किसकी। तो पहली प्रायोरिटी पर लोन देने के बाद जो पैसा बचा तो सेकंड प्रायोरिटी वाले को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं इसको। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ये अभी हमने जो एमपीसी की बात की जिसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत दोस्त 2016 में हुई है, 2016 में हुई है, एमपीसी बनी। और एमपीसी का जो मीटिंग है, एमपीसी का जो मीटिंग है वो हर 3 महीने में होता है, हर 3 महीने में होता है, ध्यान रखना, यानी कि साल में 4 बार। क्या समझे? साल में 4 बार। हु हेड्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर? संजय मल्होत्रा। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, इससे पहले उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, और उससे पहले रघुराम राजन, रघुराम राजन। ठीक है, ध्यान रखना। आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर, तो वो कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है,
आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 में बने। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज द बैंकर्स बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो बैंकों का भी बैंक होता है? तो याद करो, हमने डिस्कस किया अभी, आरबीआई ही बैंकों का बैंक कहलाता है। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसका फुल फॉर्म होता है। जब बैंक किसी को लोन दे देता है और वो लोन रिकवर नहीं हो पाता तो वो उतना पैसा एनपीए कहलाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि गैर वसूल, यानी कि जो वसूला नहीं गया अभी तक। व्हाट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज देने के लिए कौन सी संस्था है? तो वो है नाबार्ड। ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज देने से संबंधित कौन सी संस्था है? नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुई। शिवरमन समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है ना इसकी स्थापना। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो थैंक यू, ये हमने डिस्कस किए आज के प्रश्न। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।